हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं वो है सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। आप में से बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रखी है इम्यूनोलॉजी के ऊपर, और उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी एलर्जेंस क्या होते हैं, इम्यूनोजेंस क्या होते हैं, हैप्टेंस क्या होते हैं, एडजुवेंट्स क्या होते हैं और क्रॉस रिएक्टिविटी क्या होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वो लेक्चर्स पहले जाके देख लीजिए। उससे आपका जो ये लेक्चर है वो काफ़ी हद तक समझ में आएगा आपको। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो सबसे पहली स्लाइड हम लोग देखते हैं। ये आप में से कई लोगों ने इस तरीके की एक इमेज क्यूबे में भी देखी होगी, और मोर और लेस सभी जो इम्यूनोलॉजी की बुक्स हैं उनके अंदर ये इमेज देखने को मिलती है। फिलहाल ये इमेज जो है क्यूबे की नहीं है, जो हम लोगों ने ली है आपकी स्क्रीन पे दिख भी रही है। ये इमेज है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की, जहाँ से हमने ये इमेज उठाई है। तो पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये इमेज थोड़ी और बेटर बनाएंगे और इसको थोड़ा-सा और बेहतर अपडेटेड और डिटेल्ड देखेंगे इसको। लेकिन पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये इमेज क्या कह रही है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी वो है ब्लड स्टेम सेल, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ब्लड स्टेम सेल का मतलब क्या हो गया? जहाँ से चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं, यानी कि जहाँ से आपके ब्लड के सेल्स बनना शुरू होते हैं, उसी सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो HSC बोलेंगे। और पूरा नाम क्या हो गया? हिमेटो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल। अगर इसके बारे में अगर हमें कहना हो, दो एक बात लिखनी हो, तो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल तो है, लेकिन इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर जो है वो मल्टी पोटेंट मल्टी पोटेंट नेचर है। अब यहाँ पे हम कहने को तो मल्टी पोटेंट चीज़ को समझा सकते हैं। मल्टी पोटेंट क्या हो गया कि अपने ही लीनिएज, अपने ही जैसे, या अगर हम बात करें इम्यून सिस्टम की, तो इम्यून सेल्स को बनाने वाला, सिर्फ और सिर्फ इम्यून सेल्स को अगर बना सके तो उसको हम लोग मल्टी पोटेंट बोलेंगे। इसी से मिलते जुलते टर्म क्या है? टोटी पोटेंट भी आपने सुना होगा। टोटी पोटेंट मतलब क्या हो गया कि जो सभी टाइप के सेल्स को बना सके, जैसे कि प्लांट सेल्स हो गए। अगर उसको आप यूज़ कर लेते हैं तो वो कैलस बन जाता है, और जो चाहे वो आप उससे सेल बना सकते हैं। तो प्लांट सेल्स क्या हो जाते हैं? टोटी पोटेंट हो जाते हैं। इसी तरीके से प्लूरीपोटेंट होता है। बट ये सारे के सारे सेल्स, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, ये आपके एम्ब्रियोलॉजी के हैं या डेवलपमेंटल बायोलॉजी के हैं। तो जब वहाँ पे कभी हम डिस्कस कर लेंगे इसको, फिलहाल के लिए यहाँ से समझना ये ज़रूरी है कि हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं वो मल्टीपोटेंट होते हैं। मल्टीपोटेंट इसलिए कहा क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड, ब्लड के सेल्स सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं। अगर हम कहें कि ये जाकर के किडनी के सेल्स बनाने लगें या जाकर के हार्ट के सेल्स बनाने लगें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब आगे डिस्कशन अपना बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या बनी। माइलॉइड स्टेम सेल आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ये माइलॉइड स्टेम सेल। अब ये माइलॉइड स्टेम सेल तो है ही है, कई जगह आपने ये भी लिखा हुआ देखा होगा, माइलॉइड प्रोजेनाइटर। माइलॉइड प्रोजेनाइटर। और यहाँ पे देखा होगा लिखा हुआ लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। तो माइलॉइड स्टेम सेल या माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल का मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो माइलॉइड सेल्स को जो बनाए उसी को प्रोजेनाइटर बोलेंगे। प्रोजेनाइटर मतलब जनरेट करने वाला। तो इस माइलॉइड अगर लीनिएज को देखा जाए, उसके बाद हम लोग लिम्फोइड को भी देखेंगे। पहले माइलॉइड को समझ लेते हैं। माइलॉइड लीनिएज में क्या हो गया? सबसे पहले आपके आरबीसीज या रेड ब्लड सेल्स हो गए, इनको इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। रेड ब्लड सेल्स हो गए इरिथ्रोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स आपको पता है इनका यूजेज क्या है?
हीमोग्लोबिन इनके अंदर पाया जाता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं फ्रॉम लंग्स से लेकर के टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराना बेसिकली इनका काम है। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के ऊपर। प्लेटलेट्स का काम भी आपको पता है कि ब्लड को जमाने का भी काम करते हैं प्लेटलेट्स। फिर आते हैं माइलोब्लास्ट पे, जहाँ पे हमें एक्चुअली जिस चीज़ की आज बात करनी है, बात करते हैं माइलोब्लास्ट की। अब ये माइलोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो जनरेट करवाते हैं हमारे जो मेन जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनको जनरेट करवाते हैं। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा यूसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स। हम इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इसको पहले थोड़ा-सा अपडेट कर लिया जाए कि माइलोब्लास्ट से और भी एक सेल जो है वो तैयार होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोनोसाइट। जिसको क्या कहिएगा? मोनोसाइट। अब ये मोनोसाइट जो है ये फर्दर डेवलप कर सकता है 2 चीज़ों के अंदर, जिसमें से एक सेल जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोफेज, और दूसरा सेल जो है जिसको हम बोलते हैं डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल। तो आज के वीडियो में हम लोग अपने आप को लिमिट करेंगे, ये जो एरिया है माइलोब्लास्ट सेल्स जो हैं उनके अंदर लिमिट करेंगे, और बाद के लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि ये लिम्फोइड जो स्टेम सेल है लिम्फोब्लास्ट बनाता है और क्या होता है आगे। बहरहाल हम एक ओवरव्यू तो कम से कम दे ही सकते हैं। लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल क्या करता है? अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये लिम्फोब्लास्ट को बनाएगा और लिम्फोब्लास्ट से फर्दर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल को बनाएंगे। लिम्फोसाइट से ही नाम क्लियर हो रहा है, लिम्फोइड या लिम्फोसाइट यहाँ पे हम बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एनके सेल्स यानी कि नेचुरल किलर सेल्स हो गए। तो जैसा कि मैंने कहा आज का लेक्चर जो है वो इधर माइलॉइड स्टेम सेल्स के बारे में होगा। तो सबसे पहले इसको याद करने का तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको समझा जाए। तो माइलोब्लास्ट माइलॉइड स्टेम सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो एम से क्या होता है? माइलॉइड है, एम फॉर माइलॉइड, और एम फॉर मदर भी होता है। अब जिस तरीके से माँ जो होती है अपने सभी बच्चों का एक तरीके से ख्याल रखती है, तो सेम वे में जो ये माइलॉइड स्टेम सेल हैं, जितने भी सेल्स इनके द्वारा बनते हैं, वो चाहे जो भी एंटीजन आ रहा हो बॉडी में, चाहे जो भी पैथोजन आ रहा हो बॉडी में, वो सेम तरीके का रिस्पॉन्स देंगे। तो इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये जितने भी सेल्स हैं ये सभी एक ही जैसा रिस्पॉन्स देंगे, चाहे जो भी इन्फेक्शन बॉडी में आ रहा हो, चाहे जो भी पैथोजन बॉडी में आ रहा हो। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट ये एक ही तरीके का रिस्पॉन्स देंगे, जिस प्रकार मदर अपने सभी बच्चों को एक ही तरीके का रिस्पॉन्स देती है। तो ये माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल हो गया। और अगर हम लोग को ये याद करना हो कि कौन कौन से सेल माइलॉइड के अंदर हैं, तो ये भी देख सकते हैं, इसका भी एक कोड है। कैसे याद रखेंगे? मिस्टर मिस्टर बेन। मिस्टर बेन अगर आपको याद है तब आप बाकी इसके सेल्स जो हैं वो याद रख सकते हैं। कैसे याद रखेंगे? एम क्या है? एम फॉर मोनोसाइट हो गया, एम फॉर मोनोसाइट हो गया। बी फॉर क्या हो गया? बेसोफिल। ई फॉर यूसिनोफिल। और एन फॉर क्या हो गया? न्यूट्रोफिल हो गया। ठीक। चलिए ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको याद रखना है, क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे और यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि आप अ, ये इन सेल्स को, जो यहाँ पे सेल्स हैं, इन सब के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है, अलग अलग शेप का होता है। जैसे कि सबसे ऊपर आपके यूसिनोफिल नज़र आ रहा होगा, ये यूसिनोफिल है। अब यूसिनोफिल में न्यूक्लियस जो आपको दिख रहा है ये कैसा है? बाई लोब्ड है। दो लोब्स हैं, एक ये लोब आपको दिख रहा होगा, ये दूसरा लोब दिख रहा होगा, और बीच में ये लोब कनेक्टेड है किससे? इस्थमस नाम की एक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसी तरीके से अब जैसे ये न्यूट्रोफिल है, ये मल्टी लोब्ड है, आपको दिख रहा होगा, कई सारे लोब दिख रहे हैं, एक दो तीन, इस तरीके से कई सारे लोब्स पाए जाते हैं न्यूट्रोफिल्स में। सेम वे में बेसोफिल्स हो गए या मोनोसाइट्स हो गए, सबका न्यूक्लियस जो होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। उसी के बेसिस पे
कोई पर्सन आइडेंटिफाई कर सकता है कि आखिर ये डब्ल्यूबीसी जो है ये है कौन सा। ठीक है। तो जभी भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वाइट ब्लड डब्ल्यूबीसी काउंट कराने को, अगर डॉक्टर बोलता है आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है तो इन्हीं न्यूक्लियस को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये किस सेल के बारे में बातचीत हो रही है या ये कौन सा सेल है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात ज़रूर समझ में आ गई होगी कि क्या कौन-कौन से सेल्स हैं, कितने प्रकार के हैं, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार मैं रफ़ली एक ओवरव्यू बना देता हूँ जिससे कि आपको और बेहतर ढंग से याद आ जाए। अगर हम लोग सबसे पहले बात करें तो एक हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल बनाया और इसके बाद इनसे बना दिए मैंने क्या? इनसे बना दिए सबसे पहले माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल और उसके बाद इसके बाद नेक्स्ट लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल, लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल ये बना दिया। अब माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल से हम लोगों ने क्या-क्या चीज़ें देखी थी? आपने सबसे पहले देखा था एरिथ्रोसाइट देखा था, एरिथ्रोसाइट देखा था। उसके बाद हम लोगों ने थ्रोम्बोसाइट देखा था या ब्लड प्लेटलेट्स देखे थे, प्लेटलेट्स देखे थे। फिर हम लोगों ने इसके बाद इसमें देखा था मास्ट सेल आप देख सकते हैं इसके अंदर, मास्ट सेल। मास्ट सेल के बारे में अगर मैं बता दूं आपको तो इनका एलर्जिक रिएक्शंस में काफ़ी रोल होता है। तो मास्ट सेल हो गया। इसके बाद हम लोगों ने देखा था माइलोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट में हमने क्या कहा कि बेसोफिल पाया जाता है, फिर आपका न्यूट्रोफिल पाया जाता है, फिर आपका यूसिनोफिल पाया जाता है और फिर पाया जाता है मोनोसाइट। और बाद में मोनोसाइट जो है वो डिफरेंशिएट करता है आपके डेंड्राइटिक सेल में और मैक्रोफेज में। तो ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब अगर लिम्फोइड प्रोजेनाइटर सेल की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था नेचुरल किलर सेल में डिफरेंशिएट करता है और इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो टी लिम्फोसाइट में और उसके बाद बी लिम्फोसाइट में। तो ये इतने सेल्स इधर हो गए, ये इतने सेल्स हो गए। आज जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो इस एरिया के ऊपर करने वाले हैं। तो ये डिस्कस करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे हम लोग को डिस्कस करनी है माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स में माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स में माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स में सबसे पहले हम लोग डाइवर्सिफाई कर लेना चाहते हैं कि ग्रैन्युलोसाइट्स कौन से होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स, तो देखिए नाम से ही समझ में आ जा रहा है ग्रैन्युलोसाइट्स क्या हो गए, ऐसे सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जा रहे हैं। तो ज़रा देखिए ये जो स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था तो इसमें आपको दिख पा रहा होगा कि इओसिनोफिल देखिए ज़रा, इओसिनोफिल का स्ट्रक्चर देखिए डॉट 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 कितने सारे इसमें ग्रैन्यूल्स जैसे नज़र आ रहे हैं। सेम वे में न्यूट्रोफिल के भी अंदर और सेम वे में बेसोफिल के भी अंदर। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये सारे के सारे आ जाते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स हैं। तो याद रखिएगा ग्रैन्युलोसाइट्स कौन कौन से हो गए जी, ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और हमारे बेसोफिल्स। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ना चाह रहे हैं वो है न्यूट्रोफिल्स। सबसे पहला जो पढ़ना है वो है न्यूट्रोफिल। तो सबसे पहली जो चीज़ यहाँ पे हम लोगों को दिख भी रही है ऑलरेडी कि यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे इसके। ठीक है। अब इसको न्यूट्रोफिल क्यों कहा जाता है? अब कोई भी चीज़ बायोलॉजी में है तो अ, उसको समझने के लिए मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप उसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए। तो न्यूट्रो प्लस फिल, तो यहाँ पे हमारा जो काम है वो न्यूट्रो से ही चल जाएगा। न्यूट्रो मतलब क्या हो गया, ये जो सेल है दैट कैन बी स्टेन्ड विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई।
मतलब ये किसी पर्टिकुलर डाई से नहीं, दोनों ही डाई से स्टेन हो जाते हैं सेल। स्टेन क्यों करना चाहते हैं? भाई जब तक आप इसके न्यूक्लियस को आइडेंटिफ़ाई नहीं करेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा कि ये कौन-सा सेल है? तो इसीलिए जो सेल्स एसिडिक और बेसिक दोनों डाई से स्टेन हो जाते हैं, उनको न्यूट्रोफिल्स आप कह देते हैं। तो ये न्यूट्रोफिल हो गए। अगर इनकी संख्या की बात की जाए, तो लगभग-लगभग ये 55 से 75% तक ये वेरी कर जाते हैं। अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग चीज़ें दी हुई हैं, बट लगभग-लगभग इनका जो नंबर होता है, वो यही होता है और ये हाईएस्ट होते हैं, हाईएस्ट इन नंबर। नंबर में सबसे ज़्यादा होते हैं, सबसे ज़्यादा सेल्स यही टाइप के पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स ही पाए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया होगा। तो अच्छा, अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रोफिल्स का नंबर कम या ज़्यादा है, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा। तो ये भी एक तरीका होता है न्यूट्रोफिल्स की संख्या से अंदाज़ा लगा पाने का। चलिए, नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसके कुछ फंक्शंस को। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है इसका वो है फैगोसाइटिक नेचर। फैगोसाइटिक नेचर। तो फैगोसाइटिक नेचर से हम लोग क्या समझते हैं, ज़रा इसको भी देख लेना चाहिए। फैगोसाइटिक नेचर का क्या मतलब हो गया? आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना भी होगा इस टर्म को। इस टर्म का क्या मतलब होता है जी? फैगोसाइटोसिस करवा पाने वाला। ठीक है जी। फैगोसाइटोसिस करवा पाने वाला मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक ड्राइंग से आपको समझाने का प्रयास करूँ, मैं यहाँ पे कलर बदल लूँ। जैसे कि सपोज़ करिए ये आपका न्यूट्रोफिल है, ये आपका न्यूट्रोफिल सेल है और यहाँ पे ये एक एंटीजन है। अब ये न्यूट्रोफिल इसके कांटेक्ट में आया तो क्या होगा? ये कोशिश करेगा इसको इनगल्फ करने की, धीमे-धीमे करके, और नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? ये इसको इनगल्फ कर लेगा प्रॉपर्ली। ठीक है? तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे आप? फैगोसाइटोसिस। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी डब्ल्यूबीसीज़ फैगोसाइटोसिस नहीं करवा पाते। कुछ ही हैं ऐसे जो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया करवा पाते हैं, तो उसमें से एक आपका न्यूट्रोफिल भी है। ठीक है? एक और क्वेश्चन पूछा गया है आपके गेट के एग्ज़ाम में, उसको भी देख लेते हैं। अगर सपोज़ करिए ये इस तरीके की ब्लड वेसल है जिसके ज़रिए आपके न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो बॉडी से ब्लड वेसल से इस तरीके से पास ऑन होते चले जा रहे हैं। ठीक है? तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई टिश्यू है जहाँ पे इसको पहुँचना है, इसको पहुँचना है, तो इस प्रक्रिया को क्या इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रावेसेशन बोलते हैं, एक्स्ट्रावेसेशन। तो एक्स्ट्रावेसेशन का मतलब क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स, सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स इन टिश्यूज। मतलब अगर इन टिश्यूज के अंदर अगर जाना है सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स को, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रावेसेशन। ये हमारा गेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, ये समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर के न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमें इतनी बातें करनी थी। तो चलिए अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। नेक्स्ट जो सेल हमें देखना है उसका नाम है यूसिनोफिल। यूसिनोफिल। चलिए, हाँ जी, यूसिनोफिल। तो ये सेकंड हो गया सेल, इसको हम लोग को देखना है यूसिनोफिल। यूसिनोफिल। अब नाम से ही समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है और ये स्टेन किससे होता है? एसिडिक डाई से। एसिडिक डाई से स्टेन होगा। तो ए फॉर एसिडिक और ई फॉर यूसिनोफिल, तो नाम कुछ कुछ मिलता जुलता है। तो याद रखिएगा यूसिनोफिल्स जो होते हैं वो एसिडिक डाई से स्टेन हो जाते हैं। और इनकी अगर मैं बात करूं कि इनकी रेंज क्या होती है, तो 3 to 5% जो है वो इनकी रेंज होती है, लगभग लगभग इतने पे ही पाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी बॉडी में कुछ बीमारियां हैं जैसे इस्नोफीलिया वगैरह है। तो इस्नोफीलिया में क्या होता है कि आपके इस्नोफिल्स जो हैं वो बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ही इस्नोफीलिया जो है वो बीमारी हो जाती है। तो
इसी नाम पे ही पड़ा हुआ है, एसिनोफिलिया यूसिनोफिल्स के नाम पे ही पड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो यूसिनोफिल्स की किस-किस रिएक्शन में ये यूज़ होते हैं, तो ये एलर्जिक रिएक्शंस में, जैसे कि अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, तो भी बॉडी में यूसिनोफिल के बढ़ जाने की संभावना होती है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, ये पैरासिटिक इन्फेक्शंस को पैरासिटिक इन्फेक्शन से बॉडी को बचाते हैं या पैरासिटिक इन्फेक्शंस को इवेड ऑफ कर देते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी एसिडिक डाइज़। और दूसरी चीज़ हम लोगों ने ये भी अभी-अभी देखी थी कि जो इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड होता है। जैसे कि इस तरह, और एक थिन थ्रेड से ये 2 न्यूक्लियस जो होते हैं, ये न्यूक्लियस जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं, इसको इस्थमस बोला जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यूसिनोफिल्स के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बेसोफिल्स की बात करते हैं। बेसोफिल्स की बात करते हैं। अब बेसोफिल्स नाम से ही समझ में आ रहा है, बी और बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो हैं वो बेसिक डाइज से स्टेन हो जाते हैं, और इनकी संख्या जो है वो 1% के आसपास रहती है, 1% के आसपास रहती है। और ये भी एलर्जिक रिएक्शंस को में पार्ट लेते हैं, रिएक्शंस एलर्जिक रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं। दरअसल होता क्या है कि आपको पता ही होगा कि मास्ट सेल्स के अंदर हिस्टामिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड पाया जाता है, और जब हिस्टामिन डीग्रैन्युलेट या मास्ट सेल डीग्रैन्युलेट होते हैं और हिस्टामिन निकल के बाहर जाता है, तो वो बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस को करवाता है। तो बेसोफिल्स बेसिकली इस हिस्टामिन को वापस निकालने में मास्ट सेल्स में इनका रोल होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसोफिल्स का रोल एलर्जिक रिएक्शंस में होता है। तो अगर आपको कोई एलर्जिक इन्फेक्शन हुआ तब भी डब्ल्यूबीसी काउंट में बेसोफिल्स जो है वो इंक्रीज्ड नंबर में आएंगे। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें ज़रूर आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोगों ने बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और यूसिनोफिल्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आइए बात करते हैं मोनोसाइट्स की। तो ये ए ग्रैन्युलोसाइट है, यहाँ पे ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाएगा। बात करेंगे मोनोसाइट्स। चलिए, मोनोसाइट्स में सबसे पहले क्या है, इनका अगर नंबर हम लोग देखें तो लगभग 6 से 10% के आसपास टोटल इनका अमाउंट होता है ऑफ डब्ल्यूबीसी। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स जो हैं, ये दो अलग-अलग सेल्स फॉर्म कर सकते हैं या डेवलप कर सकते हैं उनमें। सबसे पहले एक हो गया मैक्रोफेजेस, और दूसरा हो गया डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल्स, अच्छा, डेंड्राइटिक सेल्स नाम क्यों पड़ा, ये भी एक जानना ज़रूरी है। अगर आपने इनका स्ट्रक्चर देखा होगा कभी, तो इनका स्ट्रक्चर डेंड्राइट्स की तरीके से होता है। आपने देखा होगा, नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा डेंड्राइट्स के बारे में। तो कुछ-कुछ स्ट्रक्चर्स इन्हीं की तरीके से होता है, इसलिए इनको डेंड्राइटिक सेल्स भी बोला जाता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मैक्रोफेजेस का क्या रोल है, मैक्रोफेजेस किस तरीके से काम करते हैं, उसके बाद डेंड्राइटिक सेल्स को भी हम लोग आगे जा कर के देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्रोफेजेस की। मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट दिमाग में आता है मैक्रोफेजेस को लेकर के, वो क्या है, फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस फैगोसाइटोसिस के बारे में मैं जब न्यूट्रोफिल पढ़ा रहा था तभी बता दिया था। फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेजेस भी करवा सकते हैं। मतलब सेल को, जो भी बैक्टीरियल सेल है उसको इनगल्फ कर लेंगे और इसको मार देंगे। तो ये काम होता है। दूसरी चीज़, ये किस तरीके से किल करेंगे किसी भी सेल को या किसी भी और जो भी पैथोजन आया है बॉडी में, उसको किल किस तरीके से करेंगे, किस मेथड से किल करते हैं, इसको जानना ज़रूरी है। तो यूज़ करते हैं रिएक्टिव रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़
रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या इसको बोला जाता है ROS, इसका यूज़ करते हैं और किल कर देते हैं सेल को। अब आपको पता ही होगा ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या होती है, जिसको नहीं पता है उसके लिए बता दूं। जो ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा ये O2 फॉर्म में नहीं रहता बॉडी के अंदर। कभी कभी इसके ऊपर क्या होता है, चार्ज पाया जाता है या ये अनपेयर्ड फॉर्म में रहता है, तो क्या इसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। सुपर ऑक्साइड या पर ऑक्साइड फॉर्म में रहता है, उसके पास एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर एनर्जी ज़्यादा है तो जिस भी चीज़ के ये कांटेक्ट में आता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है, उसको मार देता है। तो ये चाहे तो अगर आपके किसी नॉर्मल टिश्यू के कांटेक्ट में आ जाएगा तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर्स जब तबीयत ख़राब होती है तो अक्सर एंटीऑक्सीडेंट्स भी देते हैं बॉडी में, ताकि ये जो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं उनको सबसाइड किया जा सके। तो मैक्रोफेजेस बड़ी चालाकी से इन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का यूज़ करके बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उनको प्रेजेंट कर देते हैं अपने ऊपर। इसीलिए इनको मैं क्या कह रहा हूँ, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इसका एब्रीविएशन APC है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मतलब जैसे सपोज करिए ये क्या है, ये एक मैक्रोफेज है। मैक्रोफेज है और इसने किसी एक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया। बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, अब क्या होगा, इस बैक्टीरिया के ये छोटे 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 टुकड़े कर देगा, पेप्टाइड फॉर्म में इसको बना देगा, और इसको यहाँ पे अपने सेल के ऊपर रिसेप्टर पे इसको एक्सप्रेस करा देगा। इसको एक्सप्रेस करा देगा, इस तरीके से एक्सप्रेस करा देगा। अब ये पेप्टाइड हो गया जिसको इसने एक्सप्रेस करवाया है अपने ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए वजह से इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोला जाता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बोला जाता है मैक्रोफेजेस को। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये साइटोकाइंस भी प्रोड्यूस कर सकता है। प्रोड्यूसेस साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं जी, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। आगे किसी क्लास में इसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे। केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, और कौन कौन से केमिकल मैसेंजर्स को ये बना सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 10 और इंटरल्यूकिन 12 को ये सिंथेसाइज करवा सकता है मैक्रोफेज आप। तो ये कुछ पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान रखना है, मैक्रोफेजेस के बारे में याद रखना है। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें ज़रूर आपको समझ में आ गई होगी मैक्रोफेजेस के बारे में। आगे मैक्रोफेजेस के बारे में एक दो पॉइंट्स और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वो ये हैं कि देखिए, मैक्रोफेज डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, मतलब वो कहाँ पे है, उसके कई सारे अलग अलग नाम बताए गए हैं। जैसे कि माइक्रोफेजेस सॉरी मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस नेम्ड अकॉर्डिंग टू द लोकेशन। यानी कि कहने का मतलब ये है, अलग अलग लोकेशन में अलग अलग नाम जो है वो मैक्रोफेजेस के पड़े हुए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं लीवर की, लीवर में पाए जाने वाले मैक्रोफेजेस को अपन लोग क्या बोलेंगे, कफर सेल्स। कफर सेल्स, लीवर के अंदर पाए जाने वाले मैक्रोफेजेस को कफर सेल्स बोला जाता है। सेम वे में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर कोई भी मैक्रोफेज पाया जा रहा है तो इसको क्या बोलिएगा, माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया या कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको पता ही होगा, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि ब्लड हो गया आपका, लिम्फ हो गया आपका, ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब कनेक्टिव टिश्यूज जो है, अगर वहाँ पे कोई भी मैक्रोफेज पाया जा रहा है तो उसको हिस्टियोसाइट्स बोला जाता है। हिस्टियोसाइट्स। तो यहाँ से भी गेट और नेट में के लिए ये पोर्शन इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए आपको, याद रखिएगा। इससे मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस पोर्शन को ज़रूर देख लीजिएगा। अब आते हैं अपने लास्ट पोर्शन पे जो कि है डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक
डेंड्राइटिक सेल्स। अब डेंड्राइटिक सेल्स के बारे में बात करनी है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? ये ये भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का ही टाइप है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और उसमें भी ये मोस्ट एफिशिएंट होता है, मोस्ट एफिशिएंट होता है, एफिशिएंट, और इसको एफिशिएंसी की वजह से ही प्रोफेशनल एपीसीज भी बोला जाता है, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, प्रोफेशनल एपीसीज। अब प्रोफेशनल उसी को बोला जाता है ना जो बहुत अच्छी तरीके से कोई पर्टिकुलर दिया हुआ काम कर सके। तो इस डेंड्राइटिक सेल्स जो हैं वो अपने ऊपर अपने अंदर इंजेस्ट किए हुए बैक्टीरिया को, सपोज ये है, और यहाँ पे मान लीजिए बैक्टीरिया आ गया, ये आपके डेंड्राइटिक सेल्स हैं। हालांकि इनका शेप ऐसा नहीं होता है, बट मैं अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये डेंड्राइटिक सेल आ गए, इनको ये भी टुकड़े टुकड़े करके क्या करेगा, अपने ऊपर एक्सप्रेस करवा लेगा, अपने रिसेप्टर के ऊपर एक्सप्रेस करवा देगा। तो अब ये एक्सप्रेस होने के बाद क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरीके से ये काम करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या मोस्ट एफिशिएंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। चलिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसी वजह से नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इसको समझने में आपको मदद करेगा, ये क्या है, ये एक कनेक्टिंग लिंक बनाता है इन्नेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी के बीच में, इन्नेट एंड अडैप्टिव इम्यूनिटी के बीच में। अब आपको ये समझ में आ ही रहा होगा इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, अडैप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। इसके ऊपर मैंने कोई वीडियो अभी बनाया नहीं है, बट इन फ्यूचर ज़रूर इसको भी क्लियर करता चलूँगा आपको। बहरहाल आप इतना समझिए, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जैसे कि माइलॉइड जो सेल्स थे, माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल्स थे, जितने तरीके के वो सेल्स बना रहे थे, वो सब इन्नेट इम्यूनिटी के पार्ट्स हैं। इन्नेट इम्यूनिटी में क्या होता है कि वो जन्म से ही होती है, पैदा होने के साथ ही मिलती है, और वो जितने तरीके के इन्फेक्शंस आ रहे हैं बॉडी में, सबको एक ही तरीके से डील करती है। वहीं अगर हम बात करें अडैप्टिव इम्यूनिटी की, तो अडैप्टिव इम्यूनिटी जैसे जैसे इंसान अपने लाइफ में आगे बढ़ता जाता है और अलग अलग पैथोजेंस के साथ कांटेक्ट में आता है, तो वो उस दौरान जो जो अलग अलग इन्फेक्शंस के कांटेक्ट में आया, उससे वो उसने उसके दौरान जो उसने इम्यूनिटी अडैप्ट करी, अपनाई, उसको अडैप्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। तो ये जो है आपके एपीसीज इन्नेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी के बीच में एक ब्रिज फॉर्म करते हैं, ब्रिज फॉर्म करते हैं। ये आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो कि डेंड्राइटिक सेल्स हैं। हो क्या रहा है, एक्चुअली ये डेंड्राइटिक सेल्स क्या कर रहे हैं, डेंड्राइटिक सेल्स क्या कर रहे हैं कि इंजेस्ट तो कर लेते हैं, और साथ में फिर अपने ऊपर जो एक बैक्टीरिया या जिस भी चीज़ की पेप्टाइड है उसको अपने ऊपर प्रेजेंट कर देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आपके चाहे अडैप्टिव इम्यूनिटी हो, अडैप्टिव मतलब क्या हो गया, जैसे टी सेल्स, बी सेल्स हो गए, और जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इन्नेट इम्यूनिटी है, यानी कि जो आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, उन वो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि ये दिखाते हैं कि हमारी बॉडी में एक इन्फेक्शन आ गया है, जिसको हम लोगों को इवेड ऑफ करना है या हटाना है, भगाना है अपनी बॉडी से। तो इसीलिए इन्नेट इम्यूनिटी और अडैप्टिव इम्यूनिटी दोनों ही यहाँ पे पहुँचते हैं बॉडी को रेस्क्यू करने के लिए। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आई गेस। तो ये हो गए हमारे माइलॉइड कुछ सेल्स, उनके फंक्शंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे हर संडे को टेस्ट होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, और अलग-अलग क्वेश्चंस भी पोस्ट किए जाते हैं। अगर आपको गेट या नेट की क्लासेस या कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे टेलीग्राम पे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।